नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमने आहड़ को कल पढ़ा, उसके बाद गिलूंड पढ़ा जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल हम पढ़ रहे थे। आहड़ बनास संस्कृति के ये दो स्थल हमने कल देख लिए थे। आज हम उससे ठीक आगे का इतिहास पढ़ेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों वो पढ़ेंगे ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं का जो तीसरा स्थल है आहड़ बनास संस्कृति का, वो पढ़ेंगे हम। बालाथल पढ़ेंगे, फिर ओजियाना पढ़ेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। फिर हम जो है गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति पे आ जाएंगे, है ना। तो आइए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम तीसरा स्थल पढ़ेंगे, वो है हमारा बालाथल, है ना। कौन सा है? बालाथल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बालाथल मैं बताऊं आपको, बालाथल जो था हमारे उदयपुर के वल्लभनगर में बालाथल था और इसकी जो खोज का काम किया, बालाथल स्थल की खोज का काम वो रतन चंद्र अग्रवाल ने वीएन मिश्र ने किया था 1962-63 में। और वीएन मिश्र ने बालाथल को खोजा और वीएन मिश्र ने ही 1993 में से इसका उत्खनन कार्य जो है प्रारंभ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ 1993 से, और यहाँ पर हमें दो प्रकार के सभ्यताओं के साक्ष्य मिले, एक ताम्रपाषाणिक और एक लोहकालीन, है ना। तो ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य थे वो अधिक थे, इस कारण इस सभ्यता को, इस स्थल को ताम्रपाषाणिक सभ्यता में गिना जाता है ना। लोहकाल में नहीं गिना जाता क्योंकि लोहकालीन जो साक्ष्य हैं वो कम मात्रा में हैं, ठीक है। अब यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से लोहकाल के तो जो हैं 5 भट्टियाँ मिली थी लोह गलाने की, है ना, और उनके आसपास कुछ लोह के जो हैं उपकरण मिले थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ से एक हाथ से बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य मिला है ना, ऐसा बैराट से भी मिला था। और उसके अलावा मैं बात करूं, एक योगी की मुद्रा में एक मानव कंकाल मिला है, जिसकी हड्डियों के परीक्षण से यह पता चलता है कि ये जो हड्डियां थी वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं बताऊं, यहाँ से एक 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है, जिसके चारों ओर कच्ची मिट्टी से बनी हुई दीवार मिली है, जिसको पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है। तो ये जो सारी विशेषताएं मैंने बताई विद्यार्थियों, ये बालाथल की विशेषताएं हैं। तो इन सारी विशेषताओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बालाथल हमारा पूरा हो जाए और हम अगले स्थल ओजियाना की ओर गमन करेंगे फिर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि यह स्थल उदयपुर के वल्लभनगर में अवस्थित था, वल्लभनगर में अवस्थित था, ठीक है। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसकी खोज 1962-63 ईस्वी में, 62-63 ईस्वी में इसकी खोज 1962-63 ईस्वी में वीएन मिश्र, है ना, वीरेंद्रनाथ मिश्र, है ना, वीएन मिश्र, मैं इसका फुल नाम पहले लिख चुका हूं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, तथा उत्खनन भी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने ही 1993 से प्रारंभ किया, ठीक है। तथा उत्खनन भी 1993 ईस्वी में वीएन मिश्र ने प्रारंभ किया।
वीएन मिश्र ने कब प्रारंभ किया? 1993 में प्रारंभ किया विद्यार्थियों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ताम्रपाषाणिक स्थल है ये है, और आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है। इस प्रकार की बात लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले मैं लिख चुका हूं, है ना, कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां तो हम पढ़ ही रहे हैं। और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक आहड़ बनास संस्कृति और एक गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। उसमें हम आहड़ बनास संस्कृति के जितने स्थल हैं वो पढ़ रहे हैं, और आहड़ बनास संस्कृति के स्थलों में हम 4 स्थल प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला स्थल आहड़ पढ़ लिया, दूसरा स्थल गिलुंड पढ़ लिया, और तीसरा स्थल बालाथल पढ़ रहे हैं। चौथा स्थल जो है ओजियाना होगा, है ना। तो आहड़ बनास संस्कृति के स्थल पढ़ रहे हैं, और आहड़ बनास संस्कृति ताम्रपाषाणिक स्थल में आती है, लेकिन यहाँ से लोह काल के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं चलो पूरी बात लिख देता हूँ। यह स्थल ताम्रपाषाणिक आहड़ बनास संस्कृति का आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है, मगर यहाँ से लोहकालीन साक्ष्य भी मिले हैं, मगर यहाँ से लोहकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई विद्यार्थियों यहाँ से। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रमुख साक्ष्य, है ना। क्या लिखेंगे अब हम? प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य क्या क्या हैं वो हम देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो पहले नंबर पे मैं लिखना चाहूँगा यहाँ से विद्यार्थियों, पहले नंबर पे हम लिखेंगे कि यहाँ से 5 लोहयुगीन भट्टियाँ, है ना, लोहकालीन जो भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं ना। ठीक है, 5 लोहकालीन भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना। ये जो लोहकालीन भट्टियां हैं, लोहा गलाने की भट्टियां हैं ये ना, इनमें संभवतः लोहा गलाया जाता था, है ना। इनमें संभवतः लोहा गलाया जाता था, इनमें संभवतः लोहा गलाया जाता था। ठीक है, इनके आसपास लोह उपकरण या लोह सामग्री, है ना, जैसे चूड़ियाँ, चाकू और भाले, लोह सामग्री आदि मिली है ना, मिली है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं लोहे के औजार, लोहे के कुछ उपकरण मिले हैं, और इस कारण से हम ये कहते हैं कि बालाथल का जो संबंध है वो लोह काल से भी रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी विशेषता हम यहाँ की लिखें, दूसरा हमें यहाँ से क्या मिला है, तो दूसरा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा जो है हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है ना। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है। ऐसा हमको बैराट से भी मिलता है ना, बैराट से भी ऐसा कपड़ा मिला है, ऐसा कपड़ा मिला है। बैराट से भी जो है हमको विद्यार्थियों ऐसा कपड़ा मिला है। ठीक है, बैराट से भी ऐसा कपड़ा मिला है। ठीक है, तो दो बात हो गई।
इसके अलावा मैं यहाँ से बात करूँ तो एक योगी की मुद्रा में एक मानव कंकाल मिला है ना। क्या मिला है? तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है हमें योगी की मुद्रा में मानव कंकाल मिला है। योगी की मुद्रा में मानव कंकाल मिला है जो कि जिसकी हड्डियों के परीक्षण से पता चलता है कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, कुष्ठ रोग से ग्रसित था, है ना। परीक्षण से पता चलता है कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, है ना। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। ठीक है, एक बात हो गई है। इसके अलावा एक विशेषता और मिलती है विद्यार्थियों, यहाँ की काफी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे एक 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है और जिसके चारों ओर कच्ची मिट्टी से बनी हुई एक दीवार मिली है जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है ना। ये बात और हम लिखेंगे, चौथे पॉइंट के रूप में लिखेंगे विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा, हाँ, है ना। चौथा ये होगा कि यहाँ से 11 कमरों वाला, यहाँ से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है, विशाल भवन मिला है जिसके चारों ओर कच्ची मिट्टी से बनी एक दीवार मिली है ना। जिसके चारों ओर कच्ची मिट्टी से बनी एक दीवार मिली है जिसे पुरातत्वविदों ने पुरातत्वविदों ने दुर्ग की दीवार बताया है। ठीक है, इसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग की दीवार बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारे बालाथल के बारे में प्रमुख जो तथ्य थे वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं बालाथल। तो ये हमारा जो था बालाथल वाली बात यहाँ पे पूरी होती है विद्यार्थियों। ठीक है, अब मैं आता हूँ आहट बनास संस्कृति का चौथा स्थल ओजियाना के ऊपर। ठीक है, ओजियाना में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी बातें हैं। तो चौथा स्थल है, हम यहीं पे कर लेते हैं, अभी जगह बच रही है हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा ओजियाना। ठीक है, ओजियाना हो जाएगा। ठीक है, तो ओजियाना जो है विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ओजियाना जो है ये हमारे भीलवाड़ा में है ना। कहाँ पड़ता है? एक तो इसकी लोकेशन है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में है। एक बात हुई ये, इसका जो खोज का काम किया था, खोज का काम ओजियाना में जो खोज का काम किया था वो हमारे किया था करीब, ओजियाना में खोज का काम हमारे जो है विजय कुमार ने किया था। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल नहीं थे, विजय कुमार, सॉरी, आरसी मीणा ने किया था 2003 के समथिंग, है ना।
आरसी मीणा ने 2003 के समथिंग किया था। ठीक है, खोजा किसने था? आरसी मीणा साहब ने खोजा था। ठीक है, ने खोजा, और कब खोजा? 2003 में खोजा। ठीक है, 2003 में खोजा। एक बात हुई है। ठीक है, उत्खननकर्ता के बारे में जो है स्पष्ट जानकारी जो है हमें मिलती नहीं है। ठीक है, और यही ताम्रपाषाणिक स्थल है, आहड़ बनास संस्कृति का है, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारी बातें जो है हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो उनकी मैं बात करूं, प्रमुख साक्ष्य है ना। प्रमुख साक्ष्यों में मैं बात करूं विद्यार्थियों, यहां से हमें क्या क्या मिला है, तो हमें यहां से जो है बैल वे एक और नाम है, दरअसल एक जानवर है, बैल की जो है मरण मूर्ति मिली है ना। बैल की जो है मरण मूर्ति मिली है। ठीक है, बैल की मरण मूर्ति मिली है, एक बात हुई ये। इसके अलावा यहाँ से जो है विद्यार्थियों हमें जो पत्थर के जो है जो फेयोन्स पत्थर आता है और कार्नेलियम जो पत्थर आता है उसके हमको यहाँ से शंख मिले हैं, है ना। क्या मिले हैं? पत्थर के जो हैं शंख मिले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पत्थर के शंख, है ना। पत्थर, कौन सा पत्थर? एक तो कार्नेलियम पत्थर, है ना, और एक फेयोन्स, है ना। फेयोन्स क्या होता था? एक प्रकार से वैसे तो ये फेयोन्स पत्थर नहीं था, मतलब जो क्वार्ट्ज आता है, क्वार्ट्ज, उसमें कांच का चूर्ण मिला दिया जाता था तो एक चमकीला पदार्थ बनता था, उसको फेयोन्स बोला जाता था, है ना। वो था फेयोन्स। मैंने पहले करवाया है, आप पहले क्या, आप जब पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि फेयोन्स क्या होता है, वहां पे मैंने करवाया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है फेयोन्स, है ना। फेयोन्स क्या होता था, मैं चलो स्पेशली बता देता हूँ आपको। फेयोन्स क्या होता था, राजस्थान के इतिहास वाली क्लास में नहीं बताया है तो मैं लिख देता हूँ। फेयोन्स क्या होता था विद्यार्थियों? ये होता था क्वार्ट्ज प्लस कांच का चूर्ण। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण था, है ना, समझ ही जाओगे आप, है ना। इन दोनों का मिश्रण था तो पत्थर के एक तरीके के पत्थर बन जाता था ये ना। तो पत्थर के शंख मिले हैं, है ना। पत्थर के जो हैं शंख मिले हैं। और यहाँ से एक चीज और हम बताएं तो जो है ताम्र सामग्रियां मिली हैं जिसमें चूड़ियां प्रमुख रूप से मिली हैं। ठीक है, ताम्र सामग्रियों में हमें चूड़ियां जो हैं वो मिली हैं। ठीक है, तो ताम्र सामग्री में लिख देता हूं जिसमें चूड़ियां जो हैं प्रमुख रूप से मिली हैं। ठीक है, चूड़ियां मिली हैं। तो ये था विद्यार्थियों आरसी मीणा द्वारा ये डेट 2003 नहीं है, आरसी मीणा ने 1999-2000 में इसको खोजा था। ठीक है, कब खोजा था? 1999-2000 में खोजा था। तो आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, 1999-2000 में खोजा था। ठीक है, इस प्रकार से ये मामला हो जाता है। यहाँ पे जो है बैल की मृण मूर्ति मिली है, गाय की भी मृण मूर्तियां मिली हैं, बैल व गाय की मृण मूर्तियां हैं, और पत्थर, कार्नेलियम और फेयोन्स के शंख मिले हैं। शंख आप जानते होंगे, है ना, जो समुद्र में पाए जाते थे शंख, लेकिन इन लोगों ने बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि उद्योग यहाँ का था। और ताम्रपाषाण सामग्रियों में चूड़ियां मिली हैं। तो ये था विद्यार्थियों हमारे आहड़ बनास संस्कृति के चारों स्थल हमने पढ़ लिए। मतलब ताम्रपाषाणिक संस्कृति हम पढ़ रहे थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को हमने दो भागों में विभाजित किया। एक भाग आहड़ बनास संस्कृति, दूसरा भाग था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, है ना, जिसमें पहले भाग आहड़ बनास संस्कृति में 4 स्थल थे, आहड़, गिलुंड, बालाथल और ओजियाना। तो ये चारों स्थल हमने पढ़ लिए। अब हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति के दूसरे भाग गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के स्थलों को पढ़ेंगे, जिसमें 2 ही स्थल प्रमुख हैं,
एक गणेश्वर और दूसरा जोधपुरा। तो आइए हम उधर ही चलते हैं, गणेश्वर जोधपुरा की ओर। आप इसे उतारें, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो भी है लिख लिया होगा आपने, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से सवाल आने के जो हैं प्रबल चांसेज हैं। अब आप जो है, अब हम गणेश्वर को पढ़ेंगे, और गणेश्वर जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में स्पेशली मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जो छोटी एग्जाम है ना, वहां पर भी इन स्थलों के ही आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये प्रमुख स्थल हैं। यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में यूनिक विशेषताएं हैं, इसलिए इन चारों स्थलों को स्पेशली मेंशन किया जाता है, और इन स्थलों से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, आपको कालीबंगा से, आहड़ से, क्या नाम से, गणेश्वर से, बैराट से, बालाथल से, बागोर से, ये 6 की स्थल हैं जहां से लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में तो यही है, राजस्थान में, इसके अलावा सवाल बाहर नहीं जाता। तो ये 6 स्थलों को आप ढंग से पढ़ लो। 4 स्थल तो आपके दे ही रखे हैं, सीधे सीधे मेंशन किए हुए हैं, है ना। उसके अलावा आपको बागोर भी ध्यान रखना है और बालाथल भी ध्यान रखना है। बागोर और बालाथल, ये 6 स्थलों को आपने पढ़ लिया तो आपका समझो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम तो उसके अलावा भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, जैसे गिलूंड पढ़ा, ओजियाना पढ़ लिया, तिलवाड़ा भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो इस प्रकार से मैं आगे और भी कई स्थल करवाऊंगा आपको। तो आपका जो है किसी प्रकार से प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे हम, है ना। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें। देखो, हम डिटेल से ज़्यादा भले ही पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि सेकंड ग्रेड में तो कहीं ज़्यादा हो जाएंगी क्लासें। विद्यार्थियों, ज़्यादा के चक्कर में हम क्या होता है ना कि हम बहुत सारा कंटेंट छोड़ देते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में पूरा नहीं हो पाता। कई कोचिंग ऐसी है जो आपको बहुत जल्दी के चक्कर में और कोर्स करवा देती होंगी, लेकिन अधूरा हम क्यों पढ़ें। हम कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को फुल डिटेल में पढ़ो, इतना पढ़ो कि वहाँ से सवाल बाहर नहीं जाए। भले ही हम पाठ्यक्रम 70% ही पढ़ पाएँ, लेकिन 70% को ऐसा पढ़ो कि वहाँ से सवाल बाहर नहीं जाए, तो आपका 70% तैयार हो जाएगा। 70% पे तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। किसी भी एग्जाम में, टीचर वाली एग्जामों में 70% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती, जनरल की नहीं जाती, ओबीसी की, एसटी एससी की, एससी एसटी की तो और भी बहुत नीचे ही पे सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप मस्त रहें और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर विश्वास रखें और पढ़ते जाएं बस, ठीक है। आगे देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे अब गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, है ना। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, है ना। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में हमारे 2 ही स्थल हैं। कौन कौन से 2 स्थल हैं? एक तो गणेश्वर है, एक जोधपुरा है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसमें हम सीधा 1 नंबर डाल के और गणेश्वर के ऊपर बात करना प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। गणेश्वर जो है, गणेश्वर काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसके बारे में जो है हम प्यारे साथियों बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी अवस्थिति बताऊं, लोकेशन बताऊं, तो ये जो नीम का थाना है, सीकर जिले में पहले पड़ता था। आजकल तो शायद नीम का थाना को अलग से जिला बना दिया है, तो अब ये नीम का थाना में चला गया है स्थल, है ना। तो नीम का थाना में अवस्थित है। कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में स्पेशली बहने वाली सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी, उसके किनारे पर ये बसा हुआ था, ठीक है। इसकी जो खोज का काम किया वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में किया, 72-73 में। और फिर इसमें उत्खनन का जो काम किया वो 1978 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, उनके साथ में विजय कुमार और थे। इस प्रकार से उत्खनन कार्य प्रारंभ होता है। और यह जो स्थल है वही ताम्रपाषाणिक स्थल तो है ही है। ताम्रपाषाण काल ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा विद्यार्थियों में बात करूं तो यहाँ से जो है इन लोगों ने 3 स्तर खोजे। पहला स्तर जो था वो, उसमें मानव आदिवासी टाइप का मानव था, स्थायी जीवन नहीं था, घुमक्कड़ जीवन था, भटकता रहता था, आखेटन करता था, है ना। इस प्रकार का जीवन वो है जीता था, जिसमें हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं, है ना। प्रथम स्तर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, है ना। बात करें दूसरे स्तर की, तो दूसरे स्तर का जो मानव था यहाँ का, उसने जो है सबसे पहले धातु का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, है ना। दूसरे स्तर में जाके और धातु का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा क्योंकि उसके कई साक्ष्य मिले हैं धातु के प्रयोग के, है ना, जिसमें हमको जो है तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं और तांबे के जो हैं तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं।
ठीक है। और मैं बात करूं दूसरे स्तर पे, मानव कृषि और पशुपालन करने लग गया था, है ना, कृषि और पशुपालन करने लग गया था। स्थायी आवास भी यहाँ पे प्रारंभ हो गया था, क्योंकि एक गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि कृषि का होना, पशुपालन होना और गोलाकार झोंपड़ी का मिलना, ये तीनों बातें ये दर्शाती हैं कि गणेश्वर के द्वितीय स्तर में और मानव अपना स्थायी निवास प्रारंभ कर चुका था। इसके अलावा दूसरे स्तर में ही मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और एक जो है हमें पत्थर का तालाब मिला है ना, पत्थर का तालाब मिला है। और मैं बताऊं गणेश्वर की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता विद्यार्थियों, वो ये है कि गणेश्वर से जो द्वितीय स्तर से जो आवास मिले हैं, वो मकान मिले हैं, उनमें पत्थर का ही प्रयोग किया है, ईंटों का प्रयोग नहीं किया। तो ये बात काफ़ी बार पूछी गई है कि राजस्थान का वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे आवासों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ पत्थर से किया गया था, ईंटों का प्रयोग ही नहीं किया, तो वो था गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर था प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसके जो है तीसरे स्तर की ओर जाएंगे। तीसरे स्तर पे हमें धातु के विशाल पैमाने पर तांबे धातु के, स्पेशली तांबा धातु यहाँ पे मिलता है, जो कि तांबा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य भी है। 2800 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि भारत में प्राचीनतम माने जाते हैं तांबे के प्रयोग के, है ना। और सर्वाधिक साक्ष्य भी हैं, सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं, है ना। सर्वाधिक साक्ष्य भी हैं, सर्वाधिक मात्रा में भी हैं, सर्वाधिक प्राचीन भी हैं। और संपूर्ण धातुओं में करीब 99% तांबा धातु है। तो इस प्रकार से तांबे की बहुतायतता, तांबों की प्राचीनता और तांबे की शुद्धता, है ना, 99% शुद्ध तांबा, इन सब का पाए जाने के कारण इस स्थल को, गणेश्वर को, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जो कि काफी बार पूछा गया यह सवाल है विद्यार्थियों। काफी बार पूछा गया सवाल है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण मैंने बता दिया कि एक तो प्राचीनतम तांबे के साक्ष्य मिले हैं 2800 BC के, दूसरा सर्वाधिक शुद्ध तांबे के साक्ष्य मिले हैं, जो कि करीब 99% तांबा शुद्ध था यहाँ पे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक तांबे के जो हैं वो उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, इन सारे तथ्यों की वजह से और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को विद्यार्थियों पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें मानव के यायावरी जीवन से, यानी कि आदिवासी या घुमक्कड़ जीवन से और स्थायी जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों गणेश्वर की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो मैंने आपको बोल के सुनाई। उन सारी विशेषताओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप भी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों गणेश्वर, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, गणेश्वर से लगातार सवाल जो है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी अवस्थिति लिखना चाहूँगा। ये नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे अवस्थित। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें देखो मैं सीकर नहीं लिख रहा हूँ, पहले सीकर लिखा आता था। सीकर जिले की एक तहसील थी नीम का थाना, वहाँ पे ये हुआ करती थी, लेकिन आजकल नीम का थाना को अलग जिला बना दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे नीम का थाना ही लिखा है। ठीक है, अब ये संभवतः भविष्य में यदि इन जिलों को यदि स्वीकार ना करे भजनलाल सरकार और वापस वही 33 जिले रख दिए जाए, तो आप यहाँ पे सीकर के अंदर रख लेना नीम का थाना को, क्योंकि वैसे भी नीम का थाना सीकर में आता है, इतना सबको पता है अभी तक का। ठीक है, तो ये अपडेट फैक्ट है, आप इसे गलत ना समझना, क्योंकि किताबों में अभी तक सीकर गणेश्वर को जो है सीकर जिले में बताया गया है ना। पहली बार संभवतः मैं पढ़ा रहा हूँ कि सीकर जो है नीम का थाना में है, क्योंकि अपडेट है बात। ठीक है, कांतली नदी लिख दी, नीम का थाना लिख दिया। खोज की बात करें हम, खोज, तो खोज इसकी की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको RC अग्रवाल भी लिखते हैं। RC अग्रवाल मैं पहले बता चुका हूं वैसे
ठीक है। कब की थी? 1972-73 में की थी, है ना, 1972-73 ईस्वी में की। ठीक है। वह उत्खनन काम, उत्खनन 1978 ईस्वी में वही आर सी अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था, है ना, विजय कुमार ने किया था। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। ठीक है। तो ये खोज और उत्खनन वाली बात हो गई। अब मैं बात करूं, इनको यहां से जो है तीन स्तर मिले थे, है ना। एक बात हम लिखेंगे, यहां से तीन स्तरों की, यहाँ से खुदाई में 3 स्तर मिले हैं, या ऐसे करेंगे, है ना। यहाँ से खुदाई में 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से खुदाई लिखे या उत्खनन लिखे, है ना। यहाँ से खुदाई में 3 स्तर मिले हैं, है ना, 3 स्तर मिले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम स्तर की बात। ठीक है। प्रथम स्तर, देखो प्रथम स्तर में क्या हुआ था? प्रथम स्तर में जो मानव था वो आदिवासी मानव था, है ना। यहाँ पे मैं बोल के सुना दिया, मैं फिर नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्तर में मानव बर्बर था। बर्बर का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़ भी इसको बोलते हैं ना। मतलब अभी स्थायी निवास यहाँ पे प्रारंभ नहीं किया था, उसको बोलते हैं घुमक्कड़, जो कि बस आखेटन करता था, यानी कि शिकार के लिए जानवरों के पीछे भगता रहता था। भगता चला गया तो चला गया, उसे पता नहीं वो कितना आगे चला गया, तो जो जहां चला गया वहीं रहने लग गया, फिर वहां से आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, है ना। इस प्रकार से इस स्तर में मानव बर्बर घुमक्कड़ हुआ करता था, आखेटन करता था, है ना। हुआ करता था लिखेंगे पहले, चलो, हुआ करता था, वे आखेटन करता था, वे आखेटन करता था, है ना, वे आखेटन करता था। ठीक है। आखेटन का मतलब क्या होता है? शिकार करना, ना, समझ ही रहे होंगे। वैसे आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शिकार करना, शिकार करने हेतु भटकना या यात्रा करना, जो भी है उसको बोलते हैं आखेटन, है ना। ठीक है। और क्या करता था? इसलिए स्थायी निवास था नहीं, है ना, स्थायी निवास नहीं था। इस समय मानव ने स्थायी रहना प्रारंभ नहीं किया, यानी कि उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है ये, ना, जिस समय मानव ने अभी स्थायी रूप से रहना ही प्रारंभ नहीं किया था, है ना। लेकिन इस काल के जो है हमें कुछ सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है वो मिलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस समय के सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें मिलते हैं, ठीक है। इस समय के हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा, जो लोग मेरी कोई सी भी क्लास देख रहे हो, राजस्थान वाली क्लास में भी मैंने बताया है और इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास में भी विशेष रूप से बताया है कि पाषाण काल का वह कौन सा कालखंड है जिसमें हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनको हम माइक्रोलिथ टूल्स भी बोलते हैं। मैंने बताया है, आकृति भी बताई है ना,
आकृति मैंने एक mm से और 10 mm तक आकृति बताई है। तो ये जो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की जो विशेषता है वो पाषाण काल के किस काल की है, ये आप लोगों से, जो भी लोग इनको देख रहे हैं क्लास को, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण पाषाण काल के किस कालखंड में पाए जाते थे। ठीक है, ताकि पता तो लगे मुझे कि आप कौन कौन तो क्लास देख रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अच्छे से देख रहे हैं, मतलब आपको याद है मैटर। ठीक है, जवाब जरूर देना, चाहे गलती देना। ठीक है, भले तुक्के ही मारना आप। मैं आपको ऑप्शन भी रख दूं, ऑप्शन भी रख रहा हूं। देखो, सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो जिस काल से मिले हैं उस काल के मैं ऑप्शन भी रख रहा हूं। एक तो यहां पे रख रहा हूं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपका इन 3 में से कौन सा आंसर है, तुक्के जरूर मारना भले ही, लेकिन आंसर जवाब देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कुछ भी देना, ऐसे लिख के भेज देना। चाहे यहाँ पुरापाषाण काल लिख के भेज देना, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, कोई सा भी जो आपके अनुसार आंसर है। ठीक है, वो बताना है। अच्छा, ये हो गया हमारा प्रथम स्तर। ठीक है, प्रथम स्तर की विशेषता हो गई। दूसरे स्तर पे आते हैं विद्यार्थियों, द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर जो है वो ये है, द्वितीय स्तर की भी बात मैंने जो है आपसे कर ली थी, है ना। द्वितीय स्तर की भी बात जो है मैंने आपसे कर ली थी, वो ये थी कि यहां से जो है हमें धातु के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, है ना। धातु के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें ताम्र चूड़ियां हैं, ताम्र चूड़ियां हैं, इसके अलावा तीर और भाले हैं, है ना। तीर भाले भी मिले हैं, है ना। तीर व भाले भी मिले हैं। ठीक है, तीर व भाले भी मिले हैं। ठीक है, सॉरी, धातु के प्रयोग के साथ मिले हैं जिसमें ताम्र की चूड़ियां हैं और तांबे के ही तीर व भाले मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है, यहाँ से हमको जो मिला है विद्यार्थियों, वो मिला है एक कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, है ना। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एक बात हो गई ये। इसके अलावा यहाँ से जो हमको मिलता है वो गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं ना, गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य, है ना। तो ये भी बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। गोलाकार झोंपड़ी, ये भी पूछते हैं कई बार सवाल कि गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। झोंपड़ी के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं विद्यार्थियों, गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य का मिलना, ठीक है, और कृषि और पशुपालन का मिलना, और इस प्रकार से यहाँ पे जो है मृदभांड भी मिले हैं जो कि कपिशवर्णी मृदभांड है ना। तो इन सारी चीजों का मिलना ये दर्शाता है कि यहाँ पे स्थायी जीवन है जो मानव ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कपिशवर्णी मृदभांड भी मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है। थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बोली थी उसको, यहाँ पे बोल रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने शायद ये बोल दिया था कि पत्थर के मकान यहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं पत्थर के मकान, लेकिन वो तृतीय स्तर की बात है। द्वितीय स्तर पे शायद मैंने बोल दिया था। ठीक है, पत्थर के मकान गणेश्वर से ही मिले हैं जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे स्तर के मिले हैं वो ना, दूसरे स्तर में नहीं है। दूसरे स्तर में गोलाकार झोंपड़ी है और कपिशवर्णी मृदभांड है ना। तो कपिशवर्णी मृदभांड का मिलना। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं, ये तीनों विशेषताएं यह दर्शाती हैं कि यहाँ पे स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया था, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये जो तीनों विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, ये तीनों विशेषताएं
ये तीनों विशेषताएं यहाँ पर स्थायी जीवन को दर्शाती हैं, है ना, स्थायी जीवन को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों विशेषताएं यहाँ पर स्थायी जीवन को दर्शाती हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे गणेश्वर सभ्यता का जो दूसरा स्तर था वो यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे स्तर पर। तीसरे स्तर की काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि ताम्र धातु को लेकर ही सारी विशेषताएं हैं लगभग। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको उतार लिया होगा। और अब हम चलते हैं गणेश्वर सभ्यता पढ़ रहे हैं, गणेश्वर स्थली पढ़ रहे हैं। उसका प्रथम स्तर देखा, दूसरे स्तर देखा, अब तीसरा स्तर देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में तो खैर आपके ऐसे नहीं आएगा कि प्रथम स्तर पे क्या मिला और द्वितीय स्तर पे क्या मिला, बहुत कम चांसेस हैं इतना डिटेल में पूछने की, स्तरों को पूछने की, है ना, कि प्रथम स्तर की विशेषता क्या थी, द्वितीय स्तर की विशेषता क्या थी। लेकिन फिर भी पूछ ले तो हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा विशेषता पूछेंगे कि कपिस्वर्णी मृदबांड कहाँ से मिले, गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, है ना, सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहाँ से मिले, वह कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल था जहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले। इस प्रकार से सवाल जो है बनता है विद्यार्थियों। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं कि इस प्रकार से जो है सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें और बार बार इस कंटेंट को पढ़ें। इस कंटेंट के अलावा आपको पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और उस कहने के पीछे कारण ये है विद्यार्थियों कि ये जो नोट्स है ना, ये मैं बना रहा हूं, जो मैंने बनाए हैं काफी मेहनत करके बनाए हैं और कई पुस्तकों का सहारा इसमें लिया गया है, तब जाके ये नोट्स तैयार हुए हैं। किसी भी एक पुस्तक में आप उठा के देखना, यदि ये मैटर मिल जाए तो मेरी गारंटी है कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कितनी मोटी से मोटी पुस्तक उठाना आप, और इतना मैटर मैं जो करवा रहा हूं, जिस तरीके से करवा रहा हूं, जिस सिंप्लीफिकेशन के साथ, जिस सरलीकरण के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। और पुस्तक तो पुस्तक संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में आप पूरी यूट्यूब पे सर्च मार के देखना, इस प्रकार से एक व्यवस्थित मैटर आपको मिल जाए तो किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आपको ये चैनल है, ये इतिहास को समर्पित रहेगा और रहेगा, मतलब साल भर बाद देखना आप पूरे, मतलब आप गदगद हो जाओगे साल भर बाद। तो आपको लगेगा कि कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है, कोचिंगों में पैसे खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। कंप्लीट मैटर है ना, आपने यहाँ पे कंप्लीट मैटर डालूंगा, इतिहास का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो मैं छोड़ दूं, प्रत्येक टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। तो इतिहास में जो विद्यार्थी बड़ी से बड़ी एग्जाम पास करना चाहे, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए ये चैनल फ्री रहेगा बिल्कुल, और फुल डिटेल में मैं एक बार करवाऊंगा ना। तो देखियो गणेश सर में अब हम तृतीय स्तर पढ़ेंगे, तृतीय स्तर। ठीक है, तृतीय स्तर की क्या विशेषता है मैंने बोल के बता ही दिया है, बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा लिख देता हूं। एक तो यहां से जो है सर्वाधिक शुद्ध ताम्र धातु मिली है ना, सर्वाधिक शुद्ध ताम्र धातु मिली है, एक बात। दूसरी बात, सर्वाधिक प्राचीन मतलब 2800 BC की, है ना, सर्वाधिक प्राचीन ताम्र धातु के साक्ष्य, है ना, सर्वाधिक प्राचीन ताम्र धातु के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी 28 BC नहीं, अभी तो 2800 BC है ये विद्यार्थियों ना, 2800 BC। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में भी तांबे का, है ना, जितनी भी धातु मिली हैं, संपूर्ण धातुओं में सर्वाधिक संख्या में ताम्र धातु भी थी यहाँ पे ना, सर्वाधिक संख्या में ताम्र धातु, है ना, सर्वाधिक संख्या में ताम्र धातु का मिलना, ताम्र धातु का मिलना, है ना। ये तीनों जो साक्ष्य हैं वो तीनों प्रमाण ये देते हैं कि इन तीनों विशेषताओं के कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इन तीनों विशेषताओं के कारण, यहां पे हम लिख सकते हैं
उक्त उक्त तीनों विशेषताओं के कारण उक्त तीनों विशेषताओं के कारण गणेश्वर को उक्त तीनों विशेषताओं के कारण गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ये विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो आप मोस्ट लगा दें इसको विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें। और काफी बार ये सवाल जो है पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार का सवाल तो खैर नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल आरपीएससी हो या कोई अन्य बोर्ड हो, काफी डेप्थ में जाके सवाल पूछता है। तो सवाल आपसे इनमें से कोई पूछा जाएगा, इन विशेषताओं को पूछा जाएगा, है ना। ये तो एक बेसिक सवाल हो गया कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। देखो, आहड़ को हमने ताम्रवती नगरी कहा है या ताम्रवती कहा है ना, लेकिन ये क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है ना। आप ध्यान रखना, मैंने वहां पे लिखा है, वैसे यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा आहड़ के बारे में। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि यहाँ से जो है, जैसा कि हमने देखा, प्रथम स्तर पे यायावरी मानव था, और दूसरे स्तर पे मानव स्थायित्व जीवन प्रदान किया, और तीसरे स्तर पे मानव आते आते जो है और धातु का इतने विशाल पैमाने पे जो है प्रयोग करने लगा। तो इसलिए गणेश्वर को जो है पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है ना, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है गणेश्वर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गणेश्वर के बारे में, ये है गणेश्वर के बारे में कि गणेश्वर से यायावरी जीवन से लेकर स्थायी जीवन के प्रमाण मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, है ना। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, प्रमुख बात है, पुरातत्व का पुष्कर आज तक सवाल पूछा गया नहीं है। जिस दिन पूछा जाएगा हालत खराब हो जाएगी विद्यार्थियों की, क्योंकि आम पुस्तकों में ये शब्द नहीं मिलता है। फिर कह रहा हूं, आम पुस्तकों में नहीं मिलता है, रट्टा मार के रखना, अच्छे तरीके से समझ के रखना। ठीक है, तो एक बात हो गई है। एक अन्य विशेषता मैं इसकी लिखूं कि इसको जो तांबा प्राप्त होता था वो खेतड़ी व खोदरीबा से प्राप्त होता था ना। इसको तांबा खेतड़ी की खाने आपको पता ही है, झुंझुनू में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी व खोदरीबा कहाँ है, अलवर में। खोदरीबा की खानों से मिलता था, ठीक है, खेतड़ी व खोदरीबा की खानों से मिलता था। ठीक है, ये खेतड़ी और खोदरीबा को भी रट्टा मार के रखना, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू, खोदरीबा अलवर। खोदरीबा अलवर ही है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, आप देख लेना अपने स्तर पे। ठीक है, मेरा विषय नहीं है, और जितना मुझे याद है मैंने आपको बता दिया, अलवर में ही होना चाहिए, आप सर्च मार के देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो गणेश्वर है वहां से पत्थर का बना हुआ मकान मिला है, जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है ना, ये और विशेषता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक तो यहाँ पे पत्थर का बांध मिला है ना, पत्थर का बांध मिला है ना, पत्थर का बांध मिला है। और दूसरा यहाँ के आवास
के आवास पत्थर के बने हैं जिनमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से सॉरी, एक तो पत्थर का बांध मिला है और आवास जो मिला है वो पत्थर का ही बने मिले हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, विशेष इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी बार पूछी जाती है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से जो है हमें जो मकान मिले हैं वो पत्थर के बने मिले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा विद्यार्थियों गणेश्वर, जो कि यहाँ पे पूरा होता है। और गणेश्वर में अब हम एक जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा स्थल है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जोधपुरा में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ बेसिक बातें हैं और ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जोधपुरा जयपुर में स्थित है, साहिबी नदी के किनारे है। 1972-73 में इसकी भी खोज वही आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। और यहाँ से एक दो विशेषताएं हैं वो हम लिख लेते हैं, मृद भांडों की विशेषताएं हैं और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरा स्थल जो है जोधपुरा। ठीक है, जोधपुरा ये दूसरा स्थल है, ये हमारा पहला स्थल था गणेश्वर। ठीक है, जोधपुरा की बात करें तो विद्यार्थियों जोधपुरा जो है जयपुर में पहले तो जयपुर में पड़ता था, आजकल जो है ये कोटपुतली में पड़ता है। कोटपुतली आजकल अलग से आपको पता ही है जिला बना दिया गया है, तो मैं जयपुर ना लिखकर और कोटपुतली लिखना यहाँ पे मुनासिब समझूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि कोटपुतली ये पुतली है आप देख लेना। कोटपुतली में साहिबी नदी के किनारे, ये नदी का नाम ध्यान रखना, यहाँ से नदी का नाम पूछते हैं। और गणेश्वर की भी कांतली आप ध्यान रखना, वैसे मैंने लिखा है कांतली, गणेश्वर की भी ध्यान रखना। ठीक है, और कोटपुतली की भी रखना, ये सॉरी जोधपुरा की भी रखना। साहिबी नदी विशेष इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना। कोटपुतली में साहिबी नदी के किनारे, नदी के किनारे अवस्थित, एक बात है ना। दूसरी बात यह है कि इसकी जो खोज का काम किया, खोज वो 1972-73 में आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने किया, है ना। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हम बात करें जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो विद्यार्थियों हमें दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एक तो हमें मिला है NBPW मृदभांड और एक लाल नारंगी प्रकार के मृदभांड, है ना। तो यहाँ के जो मृदभांड हैं, मृदभांडों की बात करूं, मृदभांड दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एक तो मिले हैं NBPW, है ना। इनको बोलते हैं नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना। नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, है ना। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, है ना। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो कि मौर्य काल के ये माने जाते हैं ना, है ना। इन्हें मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इन्हें मौर्य काल व द्वितीय नगरीय काल के माने जाते हैं। द्वितीय नगरीय काल के माना जाता है ना। ठीक है, द्वितीय नगरीय काल के माना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। हिंदी में लिख देंगे नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना। लिपि देवनागरी में लिख देंगे, भाषा तो अंग्रेजी है ये मैं बोल रहा हूं जो। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो मृदभांड है विद्यार्थियों वो ये हैं कि लाल नारंगी मृदभांड, है ना। लाल
नारंगी, लाल नारंगी मृत भांड, ठीक है, लाल नारंगी मृत भांड, ठीक है। तो ये था इसके प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा यहां से कुछ ताम्र सामग्री मिली है, ताम्र सामग्री मिली है ना, ताम्र सामग्री मिली है, ठीक है, ताम्र सामग्री मिली है। और इसका जो काल है विद्यार्थियों, ये गणेश्वर के समकालीन थी, ये भी है ना, गणेश्वर के समकालीन, गणेश्वर के समकालीन विकसित थी, गणेश्वर के समकालीन विकसित थी, ठीक है। ये वैसे कटा नहीं होगा, कट गया हो तो मैंने जो बोला है उसके आधार पर लिख लेना, ठीक है। ताम्र सामग्री भी मिली है जोधपुरा से और गणेश्वर के समकालीन थी, है ना। गणेश्वर का कार्यकाल मैंने आपको बताया 2800 बीसी था ना, गणेश्वर का कार्यकाल कितना था, इसका था 2800 बीसी से और जो है 2200 बीसी के बीच में गणेश्वर सभ्यता पनपी थी, ठीक है। तो 2800 बीसी से 2200 बीसी के बीच में ये जोधपुरा की जो सभ्यता रही है, जोधपुरा संस्कृति रही है, वो भी रही है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो ये था प्यारे साथियों हमारा ताम्र पाषाणिक संस्कृति आज पूरी होती है और ताम्र पाषाणिक संस्कृति को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति हमने देखी थी जिसको हमने दो भागों में बांटा था, आहड़ बनास संस्कृति और दूसरा भाग था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति में हमने 4 स्थल पढ़े, आहड़ पढ़ा, दूसरा हमने गिलुंड पढ़ा, तीसरा हमने बालाथल पढ़ा, चौथा उजियाना पढ़ा। आहड़ मतलब दूसरी जो संस्कृति थी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, उसमें 2 स्थल थे, एक गणेश्वर था, एक जोधपुरा था। इस प्रकार से समग्र जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है विद्यार्थियों वो हमने पढ़ लिया है। कल अब हम अगली क्लास हम पढ़ेंगे, उसमें हम संभवतः कालीबंगा वगैरह जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए विद्यार्थियों और अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।